नमस्कार। नमस्कार। वाम प्रकाशन के आयोजन वाम विवर्ष में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संघर्ष हमारा नारा है। आज हम इसकी दूसरी कड़ी पेश करने जा रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ हैं लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी जी और राजनीतिक विश्लेषक यूसुफ किरमानी जी। हम आप दोनों का भी स्वागत करते हैं। चर्चा से पहले एक जानकारी देना चाहेंगे कि वाम प्रकाशन ने संघर्ष हमारा नारा है के नाम से एक किताब भी प्रकाशित की है, जो liftword.com पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। ये 100 रुपए में यह पुस्तक है और इसमें आज देश भर में चल रहे विभिन्न जन आंदोलन के प्रतिनिधियों की टिप्पणी शामिल की गई है और उनके अनुभव का भी इसमें जिक्र है। तो आज की जो चर्चा है उससे यह किताब जुड़ती है। चर्चा की शुरुआत हम भंवर मेघवंशी जी से करना चाहेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है। भंवर जी, ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में दलित समुदाय पर कई तरह से हमले बढ़े हैं। उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो तेजी आई है उसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी तेजी का एक बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि अब दलित स्वाभिमान के साथ उठ के खड़े हो रहे हैं और अपने साथ हो रहे शोषण, भेदभाव और छुआ-छूत को वो बखूबी समझ पा रहे हैं और न केवल समझ रहे हैं बल्कि उसका प्रतिकार कर रहे हैं। तो ये जो दलित चेतना का जो प्रस्फुटन है और जो प्रतिरोध जो बढ़ रहा है, मुखरता जो बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं शोषक वर्ग को हज़म नहीं हो रही है। वो वो आज भी चाहते हैं कि वो पहले की तरह दबा के रखें, शोषण करें, छुआ-छूत करते रहें, जुल्म करते रहें और दलित चुपचाप उसको सहन करते रहें, जो छवि उनके दिमाग में पहले से बनी है। लेकिन ये जो नया दलित है, वो इस तरीके से सहन करने के लिए तैयार नहीं है। वो उठ कर के और वापस जवाब दे रहा है और कहीं न कहीं उस कारण से घटनाओं में वृद्धि हो रही है और घटनाएँ बढ़ भी रही है और दूसरा घटनाओं को दर्ज भी किया जा रहा है। इससे पहले ये था कि इस तरह की घटनाएँ होने के बावजूद पुलिस दर्ज नहीं करती थी, कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब कम से कम ये है कि मुकदमे तो दर्ज हो रहे हैं। कार्रवाई कितनी हो पा रही है ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन बात पहुँच रही है और वो रिकॉर्ड पर आ रही है। तो मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि ये जो जैसे दलित जाग रहा है और अपने हक माँग रहा है उसके खिलाफ में जो जालिम ताकतें हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर रही है कि और ज़्यादा दबाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब बहुत ज़्यादा दबने वाली चीज़ है। जी। अ, हम किरमानी जी के पास चलेंगे। जी। किरमानी जी, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी कुछ-कुछ ऐसी ही बात है और आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने को काफ़ी अलग-थलग पा रहा है। क्या हाँ, आपको ऐसा लगता है कि क्या वाक़ई ऐसी स्थिति है क्या? हाँ, एक मतलब एक साजिश के तहत जब से साफ-साफ कहूँगा कि जब से 2014 में ये बदलाव हुआ है, तब से एक साजिश के तहत इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं कि उसको अलग-थलग किया जाए। हालाँकि मुस्लिम्स देश का हिस्सा हैं, इसकी मिट्टी में बसे हुए हैं और उनकी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं हुई कि वो अलग-थलग महसूस करें, लेकिन दूसरे पक्षों ने इस तरह की कोशिश करके उनको अलग-थलग करने की कोशिश की है और उनका ये प्रयास जारी है। आज ही आप देख लीजिए कि ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि हरियाणा के गृह मंत्री ने आज सुबह-सुबह 9 बजे उठ के सबसे पहले जो घोषणा की है, वो घोषणा की है कि हरियाणा में लव जिहाद के लिए, कानून के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है उन्होंने और उसमें 3 सदस्यीय आईएएस अफ़सर और आईपीएस अफ़सर को नियुक्त किया है कि आप ड्राफ्ट करो इस कानून को दूसरे राज्यों का देखकर। और हरियाणा में इस समय अभी जब मैं ये बात कह रहा हूँ, तो भयानक किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, जगह-जगह गिरफ्तारियाँ की गई हैं और जींद, रोहतक से बहुत बुरी-बुरी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे पूरा यातायात ठप कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्फ्यू लागू हो गया है, तो जगह-जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी एक राज्य, जिस राज्य का किसान सड़कों पे आ गया है, उस राज्य का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लव जिहाद की बात कर रहा है। आज हमारे सामने जो मुद्दा होना चाहिए
वो उस मुद्दे की बजाय अलग देहात की बात करेंगे। और मुसलमानों की आबादी हरियाणा में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मेवात इलाका है, वहाँ के अलावा मुसलमान बहुत कम है हरियाणा में। आबादी के लिहाज से यूपी और बिहार ज़्यादा सेंसिटिव है मुसलमानों की। तो मतलब इन लोगों का जहाँ भी बस चल रहा है या जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, वहाँ के ज़रिए संकेत देते रहते हैं कि मुसलमान का अंकुश हटाएँ। और इसके लिए अपने एक बड़े वर्ग को, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए या उसको सुकून देने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। मेघवंशी जी, एक बात और है, ये कि दलितों में एक विचार यह चलता रहा है कि उनकी हैसियत तभी मजबूत होगी जब वे सत्ता में भागीदारी करें, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कोशिश भी की और इसमें सफल भी रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे ये देखने में आ रहे हैं कि सत्ता में जब आप भागीदारी करेंगे तो आपको तरह-तरह के समझौते करने पड़ेंगे। और आज विडंबना ये है कि कई दलित नेता मतलब परोक्ष रूप से उन्हीं ताकतों को मजबूत कर रहे हैं जो उनका शोषण करती रही है। तो आखिर क्या किया जाए? मतलब सत्ता में भागीदारी करके दलित अपने को सशक्त बनाए या जनसंघर्ष के ज़रिए? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? एक प्रमुख विचार ये रहा ही है कि पॉलिटिक्स एक मास्टर की है और उस मास्टर चाबी से हैसियत के, विकास के, सत्ता के दरवाजे खुल सकते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर विचार है जो दलित विमर्श में आप पाते हैं। मेरा इससे थोड़ा-सा मतभिन्नता है। मुझे लगता है कि सत्ता में भागीदारी से समाज का विकास होता है, इस बात से सहमत ही है। लेकिन केवल सत्ता ही विकास करेगी या सत्ता ही हैसियत बनाएगी, मुझे वो एक एक तरफ़ा सा विचार लगता है। क्योंकि जो भी अब तक के उदाहरण देखते हैं आप, सत्ता में भागीदारी तो आज़ादी से पहले शुरू हो चुकी थी एक तरीके से और आज़ादी के बाद में भी सत्ता में जी, भागीदारी रही है। हर एक राजनीतिक दल में कोई न कोई दलित नेता है और अच्छी बिल्कुल, खासी बिल्कुल। हैसियत में बैठे हुए हैं हुँ, और बहुत सारे विरोधी विचार के साथ भी जाकर के गठबंधन करके सत्ताएँ हासिल की गई और ठीक से संचालित की गई। बावजूद इसके भी दलितों का जो समस्याएँ हैं और उनके जो सवाल हैं, वो जस के तस हैं। तो इसका मतलब ये है कि केवल सत्ता में भागीदारी से ये मसला हल होने वाला नहीं है। मेरा ये मानना है कि सत्ता एक तात्कालिक उपाय है या एक अस्थायी उपाय की तरह है। स्थायी उपाय के लिए तो जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मसले हैं, उनका हल करना होगा तब जाकर के मुझे लगता है कि उनकी जो एक हैसियत बननी चाहिए, वो हैसियत भी बनेगी और उन मसलों को भी कहीं न कहीं हम हल कर पाएँगे। और ये जो सत्ता के जो अजीब तरह के गठबंधन बन जाते हैं ये मानते हुए कि हम सत्ता में चले जाने के बाद में बहुत कुछ कर लेंगे। उन गठबंधनों के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किन लोगों को मजबूत कर रहे हैं या किन ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम समान विचार के लोगों के गठबंधन नहीं बना रहे हैं या समान विचार के दलों के गठबंधन नहीं बना रहे हैं और बिल्कुल ऐसे लोगों को मजबूत किए जा रहे हैं जो कल जाकर के हमारी विचारधारा और हम सबको नष्ट करने वाले हैं, तो ये सत्ता की भागीदारी बड़ी खतरनाक। तो मतलब संघर्ष किस तरह से किया जाए? आपने जो उनके जो सवाल हैं, उस पर कैसे मतलब वो करें? सत्ता में ना आकर के क्या तरीका हो फिर? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्ता में नहीं तो आना सत्ता भी चाहिए। एक टूल हो सकता है। सत्ता एक टूल है, पर मेरा एक कहना है कि सत्ता ही एकमात्र टूल नहीं है, जी, जी। जैसा कि मान लिया जा रहा है हुँ, और हुँ, उसके लिए फिर आप अजीब तरह के गठबंधन कर रहे हैं, जो आपके बिल्कुल विचार नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बावजूद भी हुँ। आप कर रहे हैं और आप ये जता कर के कर रहे हैं कि नहीं सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है, बिना सत्ता में आए हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सत्ता में ऐसा नहीं है कि सत्ता में नहीं है। पॉलिटिकल रिज़र्वेशन है और सत्ता में एक किस्म की भागीदारी तो सदैव है, आज भी है। सैकड़ों की तादाद में पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं और आप अगर विधायकों और तमाम लोगों को जनप्रतिनिधियों को जोड़ लीजिए तो लाखों की तादाद है ये। बावजूद इसके भी अगर नहीं हम कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं उस दिशा में तो इसका मतलब ये है कि सत्ता एक एक उपकरण मात्र है और वो एक तरीका है। जी। वही एकमात्र तरीका नहीं है, मेरा केवल इतना सा अच्छा किरमानी जी, ये जैसे आपने अभी अलग-थलग होने की बात कही, साजिश की भी बात कही, तो इसका प्रतिरोध जिस तरह से होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि उसका प्रतिरोध हो रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम समाज के भीतर ही नेतृत्व का कोई संकट है, उनमें वो एकजुटता नहीं है, जिस वजह से वो अपनी बातों को ताकत के साथ नहीं रख पा रहे हैं, जिस तरह से वो मतलब समाज में भी दूसरी ताकतों के साथ तरह से मिल के नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या आपस में कोई मतलब नेतृत्व का संकट है या कोई अंतर्विरोध है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व कोई संकट है। मुसलमान ने हमेशा अपनी लीडरशिप बनाने के बजाय, अपने किसी नेता को आगे करने के बजाय, उसने हमेशा उन राजनीतिक दलों की तरफ देखा, जो उसको आगे बढ़ा सकते थे या जो उसको सुरक्षा दे सकते थे। जैसे मैं कहूँ कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, जैसे मैं कहूँ कि उन्होंने मायावती जी का साथ दिया बसपा का, जैसे मैं कहूँ कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। तो ये मुसलमान की जिसे कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो उसने अपना नेतृत्व ना देकर एक ऐसी पार्टियों की तरफ देखा जो उसे सही दिशा दे सकते थे, जो उसका हिस्सा उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी तय कर सकते थे। लेकिन सीपीएम के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों को उसके साथ मतलब मैक्सिमम धोखाधड़ी की है। जैसे कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी बहुत चालाकी से आज़म खां को सामने लाए और उसके ज़रिए मुसलमान सेंटिमेंट्स को उन्होंने कैच किया। इसी तरह मायावती जी के समय में उनकी पार्टी में भी तमाम मुस्लिम चेहरे थे जिसके ज़रिए मुस्लिम सेंटिमेंट्स कैच किए गए। और कांग्रेस ने तो धूर्तता की हद कर दी और लंबे समय तक कांग्रेस के तमाम मुस्लिम चेहरे सिर्फ इसलिए बैठाए जाते थे कि उनके ज़रिए मुस्लिम सेंटिमेंट्स को कैच किया जाता था। लेकिन इन तीनों ही पार्टियों ने या इस जैसी और मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और मुसलमानों को कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि वो अपना नेतृत्व बनाएँ, जैसे आजकल ओवैसी उठे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि मुसलमानों के बीच ओवैसी का प्रचार किया जा रहा है कि भई अब इतने प्रयोग आपने कर लिए, सारी पार्टियों को आपने साथ दे दिया और अब आप ओवैसी जी आपके नेता हैं, आप ओवैसी जी को खड़ा कीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि मुसलमान जिस दिन ऐसा करेंगे, कोई दूसरा जिन्ना पैदा करेंगे और अब हमें जिन्ना नामक प्रयोग की ज़रूरत है नहीं, ना हमें दूसरा जिन्ना चाहिए। मैं ओवैसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ या मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति ना करें या आगे ना आएँ। लेकिन मुसलमानों को इसकी ज़रूरत नहीं है कि ओवैसी जैसे नेता के साथ दें या उनके साथ खड़े हों। मुसलमानों की अपनी एक पहचान है कि वो हर राजनीतिक दल में हैं, उनके लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी है। और मैं यहाँ पे फिर दोबारा से सीपीएम का नाम लूँगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा टिकटें दी और लोग जीत के आए हैं इस दल से। इसके मुकाबले कांग्रेस ने पहले टिकट दिए लेकिन बाद में बंद कर दिया। लालू यादव ने लोगों को दिया लेकिन बाद में कम कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने पहले टिकट दिया, बाद में तो सत्ता की भागीदारी कैसे होगी? जब तक कि आप राजनीतिक रूप से हमें उस धरातल पे नहीं खड़ा करेंगे जिस तरह आपने अपनी कास्ट को या दूसरे लोगों को खड़ा किया। तो मुसलमानों में एक अंतर्द्वंद तो चला कि भई हमारा अपना नेता हो, लेकिन कुल मिला के मेरे जैसा जो बुद्धिजीवी सोचने वाला है, वो ये उसका ये मानना है कि मुसलमानों को अपना कोई लीडरशिप उभारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सभी दलों में रह के वो अपनी सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करें। मेघवंशी जी, पिछले दिनों यह एक प्रवृत्ति देखी गई कई दलित बुद्धिजीवियों में खास करके कि उन्होंने बिल्कुल गैर दलित जातियों या खासकर सवर्णों के खिलाफ एक निंदा अभियान सा चला रखा है और वे किसी भी तरह से ऐसे लोगों का सहयोग लेने में भी हिचक रहे हैं जो उनका साथ देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सवर्ण हैं। तो क्या इस तरह से कोई लड़ाई आगे बढ़ सकती है क्या? अगर उनको अपने सवालों पर लड़ना है और जैसा कि बाबा साहब ने कहा भी था कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है, तो इसमें तो सारे लोगों को जो भी प्रगतिशील तबका है उनको लेकर के चलना होगा। तो किसी को बिल्कुल छोड़ करके चलना क्या ठीक है क्या? सवर्णों के खिलाफ निंदा अभियान तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन सवर्णवाद के खिलाफ निंदा अभियान की ज़रूरत है। क्योंकि हम किसी जाति के आधार पे निंदा करें, मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक बात होगी। लेकिन अगर वो जातियों का वर्चस्व कहीं है, तो उसके खिलाफ एक आक्रामकता दलित विचारकों, बुद्धिजीवियों में सहज रूप से आपको दिखती है। ये एक दमन और एक घुटन जो रही है समाज में, उसका एक परिणाम है, एक सहज परिणाम की तरह है। और चूँकि जिन तबकों की तरफ से शोषण हुआ है, उन तबकों के साथ अभी कोई सहज रिश्ते, सामान्य रिश्ते समाज के बन गए हों, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से भी आपको ये नज़र आता है। मेरा ये मानना है कि देखिए वो किसी तरह का सहयोग नहीं चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ द्वंद ये है कि नेतृत्व कौन करेगा? क्या हम अभी भी दलित क्या अभी भी सवर्ण नेतृत्व के साथ जिसको आप प्रगतिशील, लिबरल या जो भी हमारा एक सहयोगी समूह है, उसमें नेतृत्व के सवाल को लेकर के कुछ टकराहट
मुझे दिखती है। बाकी देखिए सवर्णों का एक बड़ा एक एक हिस्सा फुले के साथ भी था, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी था और प्रगतिशील धारा में तो बड़ी संख्या में लोग रहे हैं, तो ये तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जो है वो ये है कि वो हमारे नेता बन के ना आएँ। अच्छा, वो हमें उपदेश ना दें, वो हमारा मार्गदर्शन ना करें। बात इतनी सी है कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ सहयोगी बन के आ सकते हैं, आपका स्वागत है, सबके लिए खुले हुए हैं इसके द्वार। पर ये कितना ये जो हमारा जो बनेगा गठबंधन, ये कितना प्रभावी और कितना लंबा चलेगा, इसको लेकर के ज़रूर चिंताएँ प्रकट की जाती है और मुझे लगता है कि देखिए सवाल उठने चाहिए चलते रहने चाहिए इन सब चीज़ों की। बाकी उत्पीड़ित अस्मिताओं को मिलकर के अपना एक गठबंधन बनाना चाहिए और निश्चित रूप से मैं बिल्कुल खुले दिमाग से मैं सदैव ही अपने तमाम आंदोलनों में भी हम साथ में लेते हैं और मेरा ये मानना है कि जो भी प्रगतिशील धारा के साथी हैं, हम उनकी जाति देख कर के कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं। हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन अगर कोई नेतृत्व करने के लिए ही आ जाए, तो फिर ये बात है कि हम वो कहेंगे कि आप नेता बनने के लिए मत आइए। आइए आप लेकिन कार्यकर्ता किसी को बनने तो के आइए। नेतृत्व करना होगा ना, नेतृत्व तो किसी को करना ही होगा। नहीं, तो किसी मतलब ये को कैसे करना तय होगा होगा कि कौन देखिए नेता बनेगा? कुंदन साहब किसी को करना होगा में ये है कि आप स्वाभाविक रूप से नेता ही के रूप में आते हैं, अच्छा, ये तो वो हाँ, दिक्कत है। बाकी मतलब पहले ही मान लेते हैं बाकी कुछ लोग। जो ऑर्गेनिक तरीके से नेतृत्व उभरता है, उसमें उससे किसी को कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। जी, लेकिन जी। आप नेता के रूप में आते हैं, आप हमदर्द के रूप में आते हैं और आप कंधे पे हुँ, हाथ रख के कहते हैं, देखिए हम तो पैदा हुए उधर सवर्णों में, लेकिन हम आपके आगे तो अब इस एहसान को हम कहाँ ढोएँ आपसे? ये बिल्कुल, दिक्कत ये सही खिचड़ी खा रहे हैं, आजकल खिचड़ी भी तो खा रहे हैं साथ में बैठ के। खिचड़ी अभियान चल रहा है। है। अरे कृपाली जी ये अक्सर कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो मुस्लिम है, वो भारत के, कि वो ये जी, चाहते हैं कि हिंदू सेकुलर बने रहें, लेकिन खुद वो अपने कट्टरपंथियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते या उनका साथ देते हैं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। नहीं ये इस आरोप को आप किस रूप में देखते हैं? ये आरोप है, मतलब ये हाँ, कहा जाता है मतलब ऐसा। जी, ये आरोप बहुत ही गलत और घटिया लेवल का है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप देखिए आज़ादी की लड़ाई से पहले सर सैयद अहमद खान ने इतना बड़ा नेतृत्व दिया और वो कांग्रेस में थे और तब किसी ने आरोप नहीं लगाया कि सर सैयद अहमद खान इस तरह का आंदोलन क्यों चला रहे हैं, इनको नहीं चलाना चाहिए। तो मुसलमानों की तरफ से कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने अपने नेताओं की निंदा नहीं की है। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया था जिन्ना का। तो आज हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे, ये एनालिसिस कहता है कि जिन्ना ने जो गलती की, जो पाकिस्तान बनाया, अगर आज भी बनाया होता तो हम लोगों की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती और हम ज़्यादा पावरफुल होते। तो हम ये चीज़ें तो आपको समय के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा इसका, कि मुसलमानों ने कहाँ इस तरह का अपने नेतृत्व का वो निंदा नहीं की। मैंने निंदा का ही वो पुट है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि जिन्ना दोबारा नहीं आना चाहिए। और तमाम ऐसे मुस्लिम थिंकर हैं जो लगातार लिख रहे हैं कट्टरपंथियों के खिलाफ। इवन ओवैसी के खिलाफ मैंने लिखा है, ओवैसी की तमाम बातों के खिलाफ लिखा है। ओवैसी की बातें बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही मजबूत हैं और उनको आगे रखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ओवैसी एक धर्म या एक समाज या एक जाति की बात करते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो मुसलमानों से ज़्यादा अगर मुसलमान अपने नेताओं की आलोचना ना करते होते, तो मुस्लिम लीग इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होती मुसलमानों की और मुसलमान उसके झंडे के पीछे होते। ये मुसलमानों का ये सेक्युलर सोच ही बताती है और वो हिंदू से ज़्यादा सेक्युलर है भारत का मुसलमान, ये मैं आपको बता दूँ। आप देख लीजिए उसके उसकी कोशिशों को देख लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई हो, अभी जब सीएए आंदोलन चला तो उसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया और मतलब भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है कि मुस्लिम महिलाएँ इतनी जागरूक हैं, इस हद तक वो आंदोलन कर सकती हैं, आगे आ सकती हैं। तो मुसलमानों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहा कि उनके कट्टरपंथियों को सिर उठाने दिया जाए। अगर 2-4 मुल्ले मौलाओं की बात है जो डिक्टेट करते हैं समाज को, तो उनकी कोई सुनता नहीं है। इन्हीं के बीच में कल्बे सादिक साहब थे जिनका कल निधन हुआ। उनके बारे में सब लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि कितने सेक्युलर उनके विचार थे, कितना वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे, गंगा जमुनी तहज़ीब की बातें करते थे। तो ऐसा नेतृत्व मुसलमानों ने अपने अंदर से कल्बे सादिक जैसा नेतृत्व भी पैदा किया है। तो एक मुट्ठी भर लोगों की बातों में आके हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान जो है वो अपने कट्टरपंथियों की आवाज़ को सुनते हैं और उनको
बुखारी को किस तरह मुसलमानों ने खारिज किया है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में अब्दुल्ला बुखारी से फतवा दिलाया गया, बाद में उनके बेटे अहमद बुखारी से, कि मुसलमान फलाँ पार्टी को वोट करें। और अगले ही चुनाव में मुसलमानों ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, जो उन्होंने तय कर रखा था। यानी मुलायम सिंह के लिए फतवा जारी हुआ जामा मस्जिद के अहमद बुखारी साहब से कि भई मुलायम सिंह यादव की पार्टी को आप जो दिखाइए यूपी में। और मुसलमानों ने ठीक उसके उलट मायावती की पार्टी को दिखाया और भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी वहाँ पे। तो मुसलमान खारिज करता रहा है हमेशा अपने कट्टरताओं को। ये बुखारी के इंसिडेंट से एकदम साफ। भंवर जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूँगा, संक्षेप में बताएं कि जो बुनियादी समस्याएं हैं दलितों की, तो उनका समाधान कैसे संभव है आज की तारीख में? क्या रास्ते हो सकते हैं उनमें बदलाव के? देखिए, दलितों की समस्याएँ बहुत सारी हैं और उसका कोई एक समाधान एक नहीं हो सकता है, उसका बहुत सारे बहुआयामी समाधान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जिस संविधान ने वादा किया कि हमको बराबरी मिलेगी, न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता और बंधुता रहेगी, वो लागू ठीक से क्यों नहीं है धरातल पर? पहला तो यही एक सवाल है। दूसरा मुझे लगता है कि जो सामाजिक और आर्थिक प्रश्न हैं दलितों के, उन पर कभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस राजनीति में आपने एक भागीदारी दे दी, रिज़र्वेशन हो गया, उसको लेकर के बार-बार ढोल पीटते रहते हैं कि कोविंद साहब बन गए, ये प्रधानमंत्री बन गए, ये राष्ट्रपति बन गए। बन गए होंगे, कुछ मुख्यमंत्री बन गए, कुछ मंत्री बन गए, कुछ राष्ट्रपति बन गए, उससे क्या करोड़ों करोड़ जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बहबूदगी आई या उनकी तरक्की हुई नहीं हुई, वो एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि देखिए संसाधनों का एक जो बँटवारा है, चाहे भूमि सुधार की जो बात है, उन सब चीज़ों पर भी अब बात करने का समय है, उन पर काम करने का समय है, बात करने का। और जुल्म अभी तक जारी है, वो खत्म हो। आरक्षण को लेके इतनी बातें की जाती है, लेकिन वो आरक्षण का बैकलॉग और बाकी जो उसको ठीक से जो पालना होनी चाहिए, वो भी पालना नहीं हो रही है। और निजीकरण जिस तरीके से हो रहा है, उसके बाद आरक्षण का मतलब भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम ही नहीं बचते हैं, तो रिज़र्वेशन को क्या करिएगा? केवल वो नाम मात्र के लिए एक तरीके से रह गया है। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी है, उस इश्यू को ध्यान में रखते हुए, उस दिशा में कुछ काम किया जाए, तो थोड़ा कोई उम्मीद जगे कि भई हमारा कुछ होने वाला एक निजी सवाल आपसे है। अक्सर आप पर एक निजी आरोप ये लगता है कि आप एनजीओ से जुड़े हैं और आप ज़मीन से ज़्यादा अपने एनजीओ के हित को बढ़ाते हैं, और ये इस तरह का आरोप आप पर लगता रहा है। है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी जिन्होंने ये आरोप लगाए या आरोप लगाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं 13 साल तक फुल टाइम वर्कर था न्यूनतम मज़दूरी में, मज़दूर किसान शक्ति संगठन के साथ। उस संगठन के साथ जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन और रोज़गार गारंटी जैसे कार्यक्रम दिए। वो एनजीओ नहीं है, फंडेड ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं। मैं वर्तमान में जिस संस्था के साथ सक्रिय हूँ, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, वो एक मानवाधिकार संगठन है, वो भी फंडेड एनजीओ नहीं है। मैं धरातल पे जिस अभियान के साथ काम करता हूँ, जिस इलाके में, वो दलित आदिवासी घुमंतु अधिकार अभियान है, वो भी एक अभियान है, पीपल्स मूवमेंट है और वो बिल्कुल भी फंडेड एनजीओ नहीं है। मैं फंडेड एनजीओ के बुलावे पे जाता हूँ और बात करता हूँ, उनके कार्यक्रमों में भी जाता हूँ। शायद उस वजह से लोगों को लगता है कि मैं एनजीओ का कर्मचारी हूँ, पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ इस बातचीत में कि मेरा उस रूप में न फंडिंग एजेंसी से और न ही किसी एनजीओ के साथ उस तरह का कोई रिश्ता है। मेरा एक रिश्ता है क्योंकि लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, उसमें सामाजिक संस्थाओं का भी एक योगदान है कि वो लोग इकट्ठा होते हैं। बाकी बड़े स्तर पे जो राष्ट्रीय स्तर पे और बाकी जगहों पे जो पीपल्स मूवमेंट है, वो चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन से लगा करके तमाम जो आंदोलन है, किसानों के, मज़दूरों के, दलितों के, घुमंतुओं के, अल्पसंख्यकों के, मेरा जुड़ाव उनके साथ है और बाकी तो मैं पेशे से पत्रकार हूँ और किसान हूँ, तो मेरा कोई फंडिंग उस तरीके से आती नहीं है और मेरा व्यक्तिगत रूप से देखिए ये मानना है कि कोई फंडेड क्रांति नहीं हो सकती है। आपको इंकलाब ज़िंदाबाद बोलने का अगर कोई प्रोजेक्ट होगा और उससे आप बोलेंगे, तो वो काम नहीं देने वाली है। तो अंत में तो हमें अपनी ताकत से, अपने संसाधनों से अपने संघर्षों को खड़ा करना होगा। तो मैं बिल्कुल इसका समर्थक अच्छा किरमानी जी, एक चीज़ बताइए कि अभी जिस तरह से धर्म एक मतलब धर्मनिरपेक्षता थोड़े
कमज़ोर नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि कटघरे में धर्मनिरपेक्षता को खड़ा किया जा रहा है और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसमें भी अ, उस वो भी एक तरह से संकटग्रस्त दिख रहे हैं। तो इसमें एक क्या उम्मीद लगती है कि अभी जितने तरह के समुदाय हैं, जैसे खासकर अल्पसंख्यक जो अपने को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसमें क्या उम्मीद बनती है? कोई बड़ा जनसंघर्ष सारे समुदायों के साथ मिल कर के, क्या हिंदू मुसलमानों के बीच कोई इस तरह से जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक जो भाईचारे के साथ जो एक आंदोलन था, क्या उसकी फिर से ज़रूरत है? क्या उसकी कोई गुंजाइश अभी बन रही है क्या? आप सही कह रहे हैं कि अ, बहुत बड़ी गुंजाइश है और ये संघर्ष और ये आंदोलन तुरंत शुरू होना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि इसमें सभी धर्म, जाति, समुदाय, आदिवासी, मूल निवासी सभी का सहयोग होना चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने जो उल्लेख किया कि आज़ादी की लड़ाई सबने मिल-जुल के लड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, सबने मिल-जुल के लड़ी और कि जो डेटा भारत सरकार का है कि उसके मुताबिक ज़्यादा मुसलमानों ने उसमें कुर्बानी दी, उसके नाम दर्ज हैं, इंडिया पे उनके नाम लिखे हुए हैं, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े दूसरे विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में। लेकिन जो भारत में लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसमें भी मुसलमान कभी पीछे नहीं रहे, चाहे सीएए का, एनआरसी का आंदोलन हो, अभी जो ज़िक्र हुआ हमारा। इसमें मुस्लिम पुरुष भी शामिल थे महिलाओं के साथ-साथ। तो इस तरह के आंदोलन जब भी खड़े होंगे मुसलमानों को आप आगे पाएँगे और उनमें बाकायदा अंदर करंट मौजूद है। उसको सिर्फ़ कोई राजनीतिक दल सिर्फ़ छेड़ भर देगा कि वो एक सामने आएगा कि हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान उससे पीछे रहेंगे और मुसलमानों से बड़े धर्मनिरपेक्ष इस देश में और कोई समुदाय है भी नहीं आज के दौर में। और वो अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए यानी इस्लाम की जो थ्योरी है पूरी यही है कि मज़लूम के लिए खड़े हैं। तो मज़लूम कौन है? चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। जिसके साथ भी जुल्म होता है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए और मुसलमान खड़े होते रहे हैं और आगे भी खड़े हों। जी, काफ़ी सारी बातें हुई और आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने वाम-विमर्श के इस आयोजन में हिस्सा लिया और अपना कीमती वक़्त निकाला।